Hello friends, today we are going to deal regarding mental status examination. मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हम आर श्रिवानी से ही लेंगे जो कि चैप्टर 3 में दिया है और मेरे 4th एडिशन बुक के हिसाब से पेज नंबर 91 पे दिया है और यही मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हम आज पढ़ने वाले हैं। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जो साइकेट्रिक नर्सिंग में हम डील करते हैं। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन थ्योरेटिकल पर्पस से प्लस आपके प्रैक्टिकल पर्पस से, दोनों पर्पसेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। और अगर आपको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में बहुत या थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है या आपको नहीं पता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है, क्योंकि हमारे टाइम में भी जब हम कॉलेज में थे तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को लेके बच्चों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती थी। तो आज ये वीडियो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने वाला है। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस के बारे में पहले से आपको नॉलेज हो सके और आप डेली बेसिस पे जो भी वीडियोस आ रही हो उसको और अप टू डेट रह सकें और आप सिलेबस वाइज चीज़ें कवर कर सकें। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलते हैं हम इस वीडियो में आगे, जिसमें हम बोला मैंने पेज नंबर 91 पे है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो हम शुरू करेंगे कि आखिर ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता क्या है। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग abnormalities इन थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी, फीलिंग्स और बिहेवियर। किसी भी एक इंसान की फीलिंग्स, थिंकिंग, मूड, उसका सोचने का तरीका, उसका रीजन देने का तरीका या उसकी रीजनिंग एबिलिटीज कह सकते हैं, उसका फीलिंग्स, उसका बिहेवियर, ये सारी चीजें हम असेस करते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हमें दो चीजें करनी होती है, या तो पेशेंट को ऑब्जर्व करना होता है या तो पेशेंट से क्वेश्चन पूछना होता है। या में नहीं आता है, ये दोनों चीजें हमें करनी ही करनी है। तो दैट इज व्हाट इज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम बहुत सारी चीजें डील करते हैं, उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको हमको कवर करना है और हमें सीखना है कि हम कैसे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, कैसे ये टेस्ट पूरा किया जाता है और इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट इंक्लूडेड होते हैं। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में बहुत सारी कैटेगरीज है, जिसमें पहला है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर का मतलब पेशेंट, हम आपके सामने आए तो आपने मेरा एक जनरल अपीयरेंस देखा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो दैट इज कमिंग अंडर जनरल अपीयरेंस। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर चेक करना। दूसरा है उसका स्पीच चेक करना। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो दैट इज फ्लुएंट, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आप मेरा स्पीच जज करोगे कि आप स्पीच कैसा है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हम डील करेंगे। दूसरा है थॉट प्रोसेस मेरा कैसा काम कर रहा है। चौथा है मूड एंड अफेक्ट। मूड एंड अफेक्ट भी एक चीज होती है, धीरे धीरे करके हम इसके बारे में सब डिटेल्स में पढ़ेंगे। परसेप्शन एंड कॉग्निटिव फंक्शन, उसके बाद आता है परसेप्शन, उसके बाद आता है कॉग्निटिव फंक्शन। तो हम कुल मिला के कितनी चीजें हो गई, 6 चीजें हो गई जो हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर देखते हैं। पहला है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, दूसरा है स्पीच, तीसरा है थॉट, मूड एंड अफेक्ट, परसेप्शन एंड कॉग्निटिव थिंकिंग या कॉग्निटिव फंक्शन। ये 6 चीजें हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में देखते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम खोलेंगे आर श्रिवानी बुक का अपेंडिक्स नंबर 2। अपेंडिक्स नंबर 2 पे डिटेल मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन दिया है जिसको हमें 1 बाय 1 करके डील करना है। तो हम अपेंडिक्स 2 अगर मैं आपको बता दूं कि पेज नंबर किस पे दिया है, 408 पे अपेंडिक्स 2 है, जिसमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का फॉर्मेट दिया है और उसी फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है और वो सारे एस्पेक्ट जो अभी मैंने बताए हैं वो 6 एस्पेक्ट हमें पूरा करना है। सबसे पहले हम आते हैं जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर पे। तो जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। सबसे पहले यहां से सिंसियरली एक बुक और पेन लेके बैठिए और उसके पूरे नोट्स बनाइए जो भी मैं बोल रही हूँ, ताकि आप बोलने के साथ साथ मुझे सुन तो रहे हो पर उसको अपने कॉपी पे उतारना बहुत जरूरी है ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको समझ में आए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं और ऐसे टर्म्स हैं जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे।
तो सबसे पहला चीज है दैट इज जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। तो उसके अंडर में सबसे पहली चीज आती है अपीयरेंस। तो हम सबसे पहले अपीयरेंस में क्या देखेंगे, हम किसी से अगर मान लीजिए मिलते हैं, मैंने एक आदमी औरत से मैं मिल रही हूं, तो सबसे पहले मैं उसका एज फाइंड आउट करूंगी, या उसको देख के मुझे पता चल जाएगा यार ये शायद 22 साल का लड़का है, या 24 साल की लड़की है, 40 साल की लड़की है, कम से कम 50-60 साल की होगी। भले हम उस व्यक्ति से बात नहीं किए, पर हम सिर्फ अपीयरेंस से देख के बता दिए कि वो व्यक्ति कितने साल में बिलोंग करता है या क्या होगी उसकी ईयर। तो सबसे पहले अपीयरेंस में यही लिखा है, लुकिंग वंस एज, लुक्स ओल्डर, यंगर देन हिज और हर एज, अंडरवेट, ओवरवेट, फिजिकल डिफॉर्मिटी। तो ये सारी चीजें देखनी है। हमें देखना है कि वो एज में कौन सी उम्र के लगभग आ रहा है, वो अंडरवेट तो नहीं है, अंडरवेट का मतलब उसका वजन उसके एज के हिसाब से कम है, ओवरवेट उसका वजन उसके एज के हिसाब से ज्यादा है, उसकी उम्र जो वो कह रहा है, हमें बात भी करनी है, हमें देखना भी, हमें उससे बात भी करनी है। अगर हमने उससे बात किया और हमने उससे पूछा कि तुम्हारी एज क्या है, अगर मैं 24 साल की हूं, अगर मैं कहूं कि मैं 40 साल की हूं, तो आप कहेंगे कि ये जो बोल रही है और ये जो मतलब ये जो बता रही है वो बिल्कुल गलत बता रही है, क्योंकि वो उतनी की लगती नहीं है। तो ये सारा जजमेंट होता है जो हमें इस मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट पूरा हो गया, दैट इज अपीयरेंस। दूसरा है फेशियल एक्सप्रेशन देखना है। जब आप उस मरीज से बात कर रहे हैं या जब आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। या तो वो एंशियस होगा, एंशियस मतलब या तो वो बहुत घबराया हुआ होगा। दूसरा ब्लंटेड उसका एक्सप्रेशन होगा। ब्लंटेड का मतलब होता है बहुत ही रूड एक्सप्रेशन या डायरेक्ट एक्सप्रेशन। कभी कभार होता है कि आप किसी व्यक्ति से कोई क्वेश्चन पूछा और वो व्यक्ति जो है उसने आंसर किया, पर बहुत ही रूडली आंसर किया या विदाउट एनी इमोशन आंसर किया, तो बहुत ही ब्लंट इमोशन शो किया उसने, तो वो भी आपका आता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन में। तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन ब्लंटेड है, प्लीजेंट है। प्लीजेंट का मतलब बहुत खुश है, वो आपसे बात करने के समय बहुत खुश है, तो वो प्लीजेंट में आएगा। दूसरा फियरफुल, फियरफुल का मतलब वो डरा हुआ है। तो ये 4 चीजें आपको फेशियल एक्सप्रेशंस में चेक करनी है। फिर उसके बाद आता है लेवल ऑफ ग्रूमिंग, वो किस तरीके से तैयार है। अगर मैं एक एजुकेशनल वीडियो बना रही हूँ, बड़े बड़े मैंने झुमके डाल रखे हैं, गले का पहन रखा है, साड़ी पहन रखी है, तो ये सारी चीजें क्या है, लेवल ऑफ ग्रूमिंग मेरे सिचुएशन से मैच नहीं करता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। लेवल ऑफ ग्रूमिंग में आएगा नॉर्मल ग्रूम किया हुआ है, जैसा माहौल है उस हिसाब से उसने ड्रेसअप किया है। दूसरा शैबली ड्रेस। शैबली ड्रेस का मतलब होता है कि उसका जो ड्रेस पहनने का तरीका है, उसका ड्रेस बहुत ही गंदा है, मतलब वो साफ कपड़े नहीं पहना उसने, कहीं से फटा है, कहीं से जला हुआ है, साफ कपड़े नहीं है, तो उसको हम कहेंगे शैबली ड्रेस्ड। तीसरा आता है ओवर ड्रेस्ड, जैसा माहौल है उससे हटके उसने अलग ही माहौल का ड्रेस पहना हुआ। ओवरली ड्रेस मतलब जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया आपको स्टार्टिंग में कि अगर इस वीडियो को बनाने के लिए मैं लहंगा चोली पहन के बैठ जाऊंगी तो वो होगा ओवरली ड्रेस्ड। दूसरा इडियोसिंक्रेटिकली ड्रेस्ड। इडियोसिंक्रेटिकली ड्रेस्ड का मतलब ये होता है कि उसने ऐसे कपड़े पहने जो कि काफी ज्यादा यूनिक है लोगों से, और लोग उसको देख के कह रहे हैं भाई इसके कपड़े तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हैं, अनयूजुअल कपड़े पहने हैं, यूनिक कपड़े पहने हैं। तो उस शब्द का मतलब होता है इडियोसिंक्रेटिकली ड्रेस्ड। तो ये सारी चीजें हमें ग्रूमिंग में पेशेंट के देखनी है। फिर आता है लेवल ऑफ क्लीनलीनेस। लेवल ऑफ क्लीनलीनेस में क्या देखना है, एडिक्वेटली क्लीन है, साफ सुथरा है, एडिक्वेटली क्लीन। दूसरा अगर साफ सुथरा नहीं है तो इनएडिक्वेटली क्लीन। फिर कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा है तो उसको हम कहेंगे ओवर्टली क्लीन। ओवर्टली क्लीन का मतलब अगर हम किसी के घर गए, नॉर्मल हम अपना घर साफ रखते हैं, अगर हम किसी के घर गए उसका घर भाई एकदम टिप टॉप चमक रहा है, तो हम कहेंगे भाई इसका घर तो कुछ ज्यादा ही साफ है, कुछ ज्यादा ही साफ है, इतना तो मैं मान ही नहीं सकती कि कोई इतना घर क्लीन कर सकता है, तो उसको हम कहेंगे ओवर्टली क्लीन। तो इसी तरीके से हमें उसके अपीयरेंस में देखना है कि वो एडिक्वेटली क्लीन है कि नॉन एडिक्वेटली क्लीन है या ओवर्टली क्लीन है। ये 3 चीजें हैं जो हमें लेवल ऑफ क्लीनलीनेस में देखनी है। फिर आता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस।
लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है होशो हवास में है कि नहीं। पहला चीज आता है इसके अंडर में फुली कॉन्शियस, वो पूरे होशो हवास में है, उसको पता है कि वो कहाँ है, क्या समय है, किसके बीच में वो बैठा है, तो वो फुली कॉन्शियस है। दूसरा है ड्राउसी। ड्राउसी मतलब है सोया सोया सा है, नींद में है, अंगड़ाइयां ले रहा है, तो ये सारी चीजें जो होंगी वो ड्राउसीनेस पे आएंगी। फिर आता है स्ट्यूप्रस। स्ट्यूप्रस का मतलब होता है कि स्ट्यूप्रस में वो कैसा होगा, वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में होगा। स्ट्यूप्रस हम कह सकते हैं कि वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है और बहुत ही स्लो रिप्लाई कर रहा है। आपने उससे कोई भी सवाल पूछा, उसने बहुत ही स्लो आंसर किया, तो वो कहलाएगा स्ट्यूप्रस। फिर आते हैं कोमा स्टेज पे। कोमा स्टेज हमें पता है कि वो बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है, फुली अनकॉन्शियस स्टेट पे है। वो फुली अनकॉन्शियस स्टेट परमानेंट भी हो सकती है और टेम्पररी भी हो सकती है। तो इस बेसिस पे हमें पेशेंट को जज करना है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे। फिर आते हैं हम मोड ऑफ एंट्री पे। मोड ऑफ एंट्री मतलब आपने एक मरीज को तैयार किया कि हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले हैं या हम आपसे छोटी सी बातचीत करने वाले हैं, तो अगर वो चीज करने के लिए वो तुरंत रेडी हो गया, तो मोड ऑफ एंट्री में ये होगा कि उसने विलिंगली आया है आपके पास, केम विलिंगली। जैसे आपने उसको बताया कि आप मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले हैं, तुरंत वो आपके पास चल के आ गया, तो दैट इज केम विलिंगली। सेकेंड चीज जो हमें देखना है परसुएडेड। परसुएडेड का मतलब ये होता है कि आपने उसको कुछ लालच दिया कि तुम मेरे साथ थोड़ी बातचीत कर लो और मैं तुम्हें चॉकलेट देने वाली हूँ, या तुम मेरे साथ कुछ अच्छी बातचीत कर लो तो तुम्हारे साथ ये चीज अच्छा होगा। मतलब उसको एक ना एक तरीके से आपने रिश्वत दी है, परसुएड किया है ताकि वो अपनी चीजें आप तक पहुंचाए, आपके पास आके थोड़ी बातचीत करे या मेंटल स्टेटस कंडक्ट करवाने के लिए आपको परमिशन दे, इसके लिए आपने उसको कोई ना कोई रिश्वत दी है, तो दैट इज परसुएडेड। दूसरा बॉट यूजिंग फिजिकल फोर्स। कभी कभार मरीज बहुत वायलेंट होता है, हम उसको मार पीट के लेके आते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो वो तीसरा चीज है दैट इज बॉट यूजिंग फिजिकल। देखना है दैट इज मोड ऑफ एंट्री के केस में कि वो विलिंगली आया, परसुएडेड आया या फिजिकल फोर्स की वजह से आया। दूसरी चीज है बिहेवियर, कैसा है उसका बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, नॉर्मली बातचीत करते हैं, दैट इज नॉर्मल। ओवर फ्रेंडली, वो आपसे पहली बार मिला है पर आपसे एकदम चिपक रहा है, क्लिंगी है, आपको आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ज्यादा खुश होकर आपसे बातचीत कर रहा है, आपके पास ही चिपका बैठा है, तो दैट इज ओवर फ्रेंडली। फिर आता है प्री ऑक्यूपाइड। प्री ऑक्यूपाइड मतलब वो पहले से ही अपने सोच में, अपनी थिंकिंग में, अपने सारी चीजों में प्री ऑक्यूपाइड है पहले से, उसके पास आपके लिए कोई जगह ही नहीं है, तो दैट इज प्री ऑक्यूपाइड। देन अग्रेसिव, उसका जो बिहेवियर है काफी अग्रेसिव है, तो वो भी उसी में आता है। फिर अगला चीज है कोऑपरेटिवनेस। कोऑपरेटिवनेस में कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दैट इज नॉर्मल। अगर कर रहा है तो मोर देन सो मतलब कुछ ज्यादा ही कोऑपरेट कर रहा है, हम इतना कोऑपरेशन नहीं चाह रहे हैं मगर वो इतना ज्यादा हमें कोऑपरेट कर रहा है, तो दैट इज मोर कोऑपरेशन। ठीक है। लेस देन सो मतलब हम एफर्ट्स डाल रहे हैं मगर वो हमको उतना कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो दैट इज लेस देन सो। तो ये सारी चीजें, ये जो भी वर्ड्स मैं बोल रही हूँ ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये अपेंडिक्स 2 पे दिया है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन फॉर्मेट पे। ठीक है। फिर दूसरा है, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर है आई टू आई कॉन्टैक्ट। आई टू आई कॉन्टैक्ट में हमें देखना है कि पेशेंट हमसे आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा है कि नहीं। सबसे पहली चीज मेंटेन किया हुआ है मतलब मेंटेन, डिफिकल्टी है मतलब इधर उधर देख रहा है, तो दैट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। फिर नॉट मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट मतलब आप उससे बात कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली मुंह झुका के बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं बोल रहा, आप उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नीचे ही देख रहा है, तो नॉट इन अ स्टेट टू हैव द आई कॉन्टैक्ट, तो वो हो गया आपका नॉट मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट में। नेक्स्ट आते हैं दैट इज साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी का मतलब है कि उसकी मोटर एक्टिविटीज कैसी हैं, उसके मेंटल फंक्शन। अगर मैं पढ़ा रही हूं तो मेरा हाथ पैर हिल रहा है, ठीक है, मेरा मुंह चल रहा है, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, तो ये सारी साइकोमोटर एक्टिविटीज में इंक्लूड होती है। तो नॉर्मल अगर है तो दैट इज नॉर्मल। इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज मतलब
कुछ कहने की कोशिश कर रहा है मगर उसमें वो कुछ ज्यादा ही अपने हाथ पैर हिला रहा है, कुछ ज्यादा ओवर मूवमेंट है, दैट मोर इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। और डिक्रीज मतलब वो बात कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, ज्यादा चुपचाप बैठा है, बॉडी में भी कोई मूवमेंट नहीं है, तो दैट इज डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। उसके बाद रैपिड बिल्डिंग हमें देखना है कि वो कैसा हमारे साथ रैपो बिल्डिंग कर रहा है। जैसे उसमें हमने देखना है स्पॉन्टेनियस, तुरंत हमारे साथ उसकी दोस्ती हो गई, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस। डिफिकल्ट, हम उसके साथ रैपिड बिल्डिंग कर ही नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उससे बातचीत करना, और मगर डिफिकल्टी है मगर हमने कोशिश की और थोड़ी बहुत बातचीत हो भी गई, तो ये डिफिकल्ट में आएगा। और नॉट स्टैब्लिश्ड मतलब हमने बहुत कोशिश की उससे रैपिड बिल्डिंग की पर कुछ भी नहीं हुआ, मरीज ने कोई भी जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला, तो दैट इज कि नॉट मेंटेन्ड एट ऑल। ठीक है, उसके बाद आते हैं जेस्चर पे। जेस्चर का मतलब है उसका जो बात करने का तरीका है, हम बोलते हैं जेस्चर उसका कैसा है, कैसे वो हमें ट्रीट कर रहा है, कैसा उसका बिहेवियर शो कर रहा है हमारे सामने, तो दैट इज नॉर्मल जेस्चर में है। एग्जेजरेटेड जेस्चर मतलब कुछ ज्यादा ही बिहेवियर उसका वो शो कर रहा है या एक्सप्रेशंस कुछ ज्यादा ही दे रहा है, तो दैट इज एक्सजरेटेड जेस्चर। या ऑड, या मतलब वो कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा है, तो दैट इज ऑड जेस्चर। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉस्चर के बारे में, हम पॉस्चर तक पहुंचे थे। पॉस्चर के बारे में देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे या तो पेशेंट का नॉर्मल पॉस्चर होगा। पॉस्चर आप समझ सकते हैं कि हमारा जो खड़े रहने का तरीका है, नॉर्मल पॉस्चर हम मेंटेन करें, हम किसी से बातचीत करें तो हम सीधा मेंटेन कर रहे हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट मिला रहे हैं, तो वो हमारे पॉस्चर में आता है। तो पॉस्चर का मतलब या तो वो नॉर्मल पॉस्चर में होगा, फिर एक पॉस्चर होता है जिसको हम कहते हैं कैटाटोनिक पॉस्चर। कैटाटोनिक पॉस्चर का मतलब ये होता है कि वो एक अनयूजुअल पॉस्चर को बहुत ही देर तक किया हुआ है या बहुत देर ड्यूरेशन तक मेंटेन किया हुआ है। जैसे मान लो कि हम अगर नॉर्मल इस पॉस्चर में बातचीत कर रहे हैं, ठीक, अगर वो मरीज है या कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, अगर हमें उसमें कैटाटोनिक पॉस्चर देखना है तो हम अनयूजुअल पॉस्चर कह सकते हैं, या तो हम उससे बात करें तो ऐसे करके बैठा हुआ है, ठीक, या बार बार ऐसा 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 कर रहा है, ठीक, और या तो वो बहुत ही मतलब कुछ अजीब सा पॉस्चर किया हुआ है, ऐसा किया हुआ है, तो वो क्या है, वो एक बहुत ही अनयूजुअल पॉस्चर है जो बहुत टाइम तक मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कहलाएगा आपका कैटाटोनिक पॉस्चर। टू होल्ड द अनयूजुअल पॉस्चर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो वो कैटाटोनिक पॉस्चर में आता है। उसके बाद आता है आपका स्टूप्ड पॉस्चर। स्टूप्ड पॉस्चर का मतलब होता है हंज्ड पॉस्चर। अगर कोई मरीज है वो आपके सामने ऐसा बैठा है, मतलब ये कुबड़ निकाल के बैठा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे स्टूप्ड पॉस्चर, और वो स्टूप्ड पॉस्चर आपका निगेटिव पॉस्चर में इंक्लूड किया जाएगा, वो पॉजिटिव नहीं होगा। ये कैटाटोनिक पॉस्चर भी पॉजिटिव पॉस्चर में नहीं होगा, वो निगेटिव पॉस्चर में इंक्लूड किया जाएगा। स्टूप्ड पॉस्चर भी निगेटिव पॉस्चर में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद आता है आपका स्टिफ पॉस्चर, कुछ ज्यादा स्टिफ बैठा है, गार्डेड एकदम, आपको अपने नजदीक बिल्कुल आने नहीं दे रहा है, तो वो सारे पॉस्चर के डिफरेंट तरीकों में आते हैं, वो भी हमें पेशेंट को ऑब्जर्व करके बताना है। उसके बाद अगली टर्म आती है जिसको हमें पेशेंट में ऑब्जर्व करना है, दैट इज मूवमेंट्स। उसके जो मूवमेंट्स है वो नॉर्मल है। स्टीरियोटाइप मूवमेंट, स्टीरियोटाइप मूवमेंट का मतलब होता है कि कोई भी रिपीटेटिव मूवमेंट है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, या पर्पसलेस मूवमेंट कह सकते हैं, तो वो स्टीरियोटाइप मूवमेंट में आता है। देखो क्या क्या हुआ, रिपीटेटिव होगा, इनवॉलेंट्री होगा और पर्पसलेस मूवमेंट होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि वो मतलब स्टीरियोटाइप पॉस्चर में कह सकते हैं वो बार बार अपनी जीभ निकाल रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो, ऐसा बार बार जीभ निकाल रहा हो, तो वो एक स्टीरियोटाइप पॉस्चर में आया, तो स्टीरियोटाइप मूवमेंट में आया, सॉरी पॉस्चर में नहीं आया, स्टीरियोटाइप मूवमेंट में आया। उसके बाद ट्रेमर्स, हाथ कांप रहा है, उसका पैर कांप रहा है, ठीक, तो वो सारी चीजें किसमें आ गई, ट्रेमर्स में आ गई। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, ये जो टर्म है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या होते हैं यह हम बहुत जगह अंदर पढ़ेंगे, तो अभी आज ही मैं आपको इस वीडियो में बता दे रही हूं कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या होते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को हम EPS भी बोलते हैं। कई बार आपके एग्जामिनर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम को
ईपीएस के फॉर्म में पूछेंगे। तो वो ईपीएस में 4 तरीके की चीजें आती हैं। सबसे पहला होता है डिस्टोनिया। डिस्टोनिया का मतलब होता है अबनॉर्मल मसल मूवमेंट या डिफिकल्टी इन मूवमेंट कह सकते हैं, या अबनॉर्मल मसल मूवमेंट कह सकते हैं। तो वो डिस्टोनिया होता है। अबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं मसल में। वो अबनॉर्मल मूवमेंट या मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किसी भी एरिया में हो सकता है। आपके नेक एरिया में हो सकता है, आपके जॉ में हो सकता है, आपकी आईज में हो सकता है, या आपका फेशियल मसल्स में भी ये सारे अबनॉर्मल मूवमेंट हो सकते हैं। तो वो कहलाएगा डिस्टोनिया। कभी कभार आपने किसी पेशेंट को या किसी भी नॉर्मल इंसान को देखा होगा कि मान लो उसका मुंह ऐसा है या कुछ मतलब कुछ अजीब सा उसका फेशियल होगा, फेशियल मसल उसके टाइटन होंगे, अब नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्शन या तो ऐसा हो रहा होगा, या तो उसकी आईज के पास कुछ कॉन्ट्रैक्शन जब अलग से हो रहे होंगे, तो वो हम डिस्टोनिया में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये सारे फेशियल एक्सप्रेशंस मैं बनाऊंगी, पर तुम लोग हंसना नहीं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है तुम्हें बताना और तुम्हें समझाना। होपफुली मुझे तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम में सबसे पहला हो गया डिस्टोनिया। दूसरा हो गया आपका पार्किंसन सिम्टम्स। पार्किंसन सिम्टम्स में क्या क्या आते हैं? पार्किंसन सिम्टम्स में आते हैं आपका ट्रेमर्स, फिर से उसमें ट्रेमर्स आता है। फिर तुम्हारा स्टिफ गेट, कोई भी एक पोस्चर मेंटेन किया है। स्टिफ गेट का मतलब जो स्टिफ गेट बोल सकते हैं या शफलिंग गेट बोल सकते हैं। गेट का मतलब सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पे GAT गेट का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे GAIT गेट का बात हो रहा है। गेट का मतलब होता है कि आप किस तरीके से चल रहे हैं। अगर हमारे पाँव बराबर रखा रहे हैं, बराबर हम चल रहे हैं, तो हमारा नॉर्मल गेट में इंक्लूडेड होगा। शफलिंग गेट का मतलब है कि कभी कभार कोई तुम मरीज को या पेशेंट को या कोई भी इंसान को तुमने देखा होगा कि वो एक पैर आगे रख रहा है, फिर थोड़ा बेंड हो रहा है, फिर दूसरा पैर रख रहा है, या पैर से जिसको दिक्कत है तो उसका गेट जो है वो अब नॉर्मल है, वो नॉर्मल गेट में नहीं आएगा। शफलिंग गेट में भी सिमिलरली यही होता है कि वो बराबर पैर रख के नॉर्मल पोस्चर में मेंटेन करके नहीं चल सकता है। तो दैट इज शफलिंग गेट, वो पार्किंसंस में आएगा, जो कि हम बूढ़े लोगों में ज्यादा देखते हैं। तो पार्किंसंस की बीमारी भी हम बूढ़ों में देखते हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स मरीज में इंक्लूडेड रहता है, तो इसीलिए हम शफलिंग गेट भी देखते हैं। उसके बाद होता है हाइपर सलाइवेशन। हाइपर सलाइवेशन का मतलब होता है सलाइवा हमको मुंह में कुछ ज्यादा ही रिलीज हो रहा है। कभी कभी किसी मरीज को तुम देखोगे कि सलाइवा यहाँ से चू रहा है, वो बार बार पोंछ रहा है, बार बार सलाइवा आ रहा है, बार बार पोंछ रहा है, बार बार सलाइवा आ रहा है, तो वो आएगा आपका हाइपर सलाइवेशन में। तो ये सारी चीजें पार्किंसन सिम्टम्स में इंक्लूडेड है। तीसरी चीज, 2 चीजें हो गई जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के अंदर में आती है। पहली क्या हो गई? डिस्टोनिया हो गया। डिस्टोनिया मतलब डिफिकल्टी इन मूवमेंट या मसल अबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, दैट इज डिस्टोनिया। सेकेंड हो गया आपका पार्किंसन सिम्टम्स, वो मैंने डिटेल में बता दिया। तीसरा हम आते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में जो आता है, जिसको हम कहते हैं एकाथीसिया। एकाथीसिया क्या होता है? एकाथीसिया का मतलब ये होता है इनएबिलिटी टू सिट स्टिल और टैपिंग द फीट। किसी मरीज को तुम अपने सामने बोल दिया सीधा बैठो, बिल्कुल मत हिलना, मगर वो सीधा नहीं बैठ सकता। उसको कोई ना कोई परेशानी होगी, कोई ना कोई ऐसा ऐसा करके हिलता रहेगा, ऐसा ऐसा ठोकता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, वो नॉर्मल नहीं बैठ सकता, वो शांति से स्टिल नहीं बैठ सकता। उसको हम कहते हैं एकाथीसिया, इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, या तो अपने पैर ठप 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 जमीन में करता रहेगा, तो दैट इज इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, दैट इज कमिंग अंडर एकाथीसिया। फिर आता है हमारा चौथा चीज जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के अंदर आते हैं, दैट इज ब्रेडीकाइनेसिया। ब्रेडीकाइनेसिया का मतलब क्या होता है? ब्रेडी का मतलब हमेशा होता है ब्रेडिप्निया, हमने पढ़ा होगा, ब्रेडीकार्डिया पढ़ा होगा, जिसमें सब चीज नॉर्मल से नीचे आ जाती है, मतलब स्लो हो जाती है, हम कह सकते हैं। तो ब्रेडीकाइनेसिया का मतलब क्या होता है? स्लोड मूवमेंट। स्लोड मूवमेंट का मतलब जो मूवमेंट हम कर रहे हैं वो बहुत ही स्लो कर रहे हैं। अगर हम मान लो कि मैं मान लो अगर ये पेन उठा रही हूँ, मुझे कहा गया कि ये पेन जल्दी से उठाओ, पेन उठा के दिखा दिया। अब वही चीज इस हाथ से दूसरे हाथ में पेन ट्रांसफर करना है, मैंने कर दिया, ठीक, ये मेरा नॉर्मल मूवमेंट है। मगर अगर पेशेंट को ब्रेडीकाइनेसिया है
तो वो इस पेन को ट्रांसफर करने में ऐसा स्लो लेके आएगा, फिर इधर ट्रांसफर करेगा। तो मूवमेंट जो है वो बहुत ही डिलेड हो गई है, स्लो हो गई है, तो उसको हम ब्रेडिकाइनेसिया कहते हैं। फिर ये सारी चीजें आती हैं और रिजिड पॉस्चर भी आता है ब्रेडिकाइनेसिया में। रिजिड पॉस्चर मतलब अगर पेशेंट एक तरीके से बैठ गया तो उसी तरीके से बैठा रहेगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा, तो वो रिजिड पॉस्चर में आएगा और वो भी ब्रेडिकाइनेसिया कैटेगरी में ही आएगा, वो ब्रेडिकाइनेसिया का सिम्टम है। तो हम अभी तक क्या पढ़े, हमने एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कंप्लीट कर दिया है भाई। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में क्या क्या आते हैं, 4 चीजें आती है। सबसे पहली चीज आती है डिस्टोनिया, दूसरी चीज आती है पार्किंसन सिम्टम्स, तीसरी आती है एकथीसिया, चौथी आती है ब्रेडिकाइनेसिया। होपफुली अगर मैं आपको नेक्स्ट टाइम पूछूंगी, कमेंट्स में पूछूंगी कि भाई क्या होते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, तो होपफुली आप मुझे ये चीज बताएंगे, ठीक है, पक्का। उसके बाद ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं किस पे, हम यहाँ पे थे अपेंडिक्स 2 पे चल रहे थे। अपेंडिक्स 2 के ये सारे जो सेक्शन है ये आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, ये आप अपनी बुक में देखना। अपेंडिक्स 2 में पेज नंबर 408 पे जो चीजें हैं फॉर्मेट के हिसाब से वो हम एक एक करके डील कर रहे हैं, और अभी तक हम जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर पे चल रहे हैं, ठीक है बॉस। तो ये थोड़ा लंबा चलेगा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो दूसरी चीज अब नॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ये सारी चीजें हमें अब नॉर्मल मूवमेंट्स में हमें देखना है। फिर कौन सी चीज आती है, अदर कैटाटोनिक फेनोमेना। कैटाटोनिक का मतलब हमने बताया था अनयूजुअल फेनोमेना कौन कौन सी होती है। कैटाटोनिक मतलब अनयूजुअल समथिंग होगा, ठीक है। तो कैटाटोनिक फेनोमेना में क्या आते हैं, ऑटोमेटिक ओबीडियंस। ऑटोमेटिक ओबीडियंस का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक ओबीडियंस का मतलब है वो कुछ ज्यादा ही आपकी बात सुन रहा है, ठीक है। शांति से बैठो मतलब वो शांति से तो बैठेगा और फिंगर ऑन योर लिप्स करके भी बैठेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक ओबीडियंस में आती है। फिर उसके बाद निगेटिविज्म। निगेटिविज्म का मतलब होता है वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा निगेटिव आंसर करेगा। कोई चीज आप पूछो, खाना खाया, नहीं। खाना खाओगे, नहीं। कैसा क्या चीज अच्छी लगती है, नहीं बताऊंगा। तो वो बहुत ही ज्यादा ना और निगेटिव साइड में जा रहा है, तो दैट इज निगेटिविज्म। ये हमें ऑब्जर्व करना है मरीज में। एक्सेसिव कॉपरेशन, कुछ ज्यादा ही तुमको कॉपरेट करेगा, उससे भी बच के रहना है। मरीजों के सामने आपको बच के रहना। आप उससे डिटेल लेने की कोशिश कर रहे हो, आप उसके लिए मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर रहे हो, मगर कभी कभार पेशेंट तुमसे ज्यादा चला के वो एक्सेसिव आपकी मदद लेगा, तो वो है एक्सेसिव कॉपरेशन में आएगा। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है, वैक्स समझते हैं ना, वैक्स को अगर हम गर्म करेंगे तो वो किसी भी पॉस्चर में मेंटेन हो जाएगा या किसी भी शेप में फॉर्म हो जाएगा। तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है पेशेंट कुछ अब नॉर्मल सा ऐसा ऐसा करके कुछ भी पॉस्चर मेंटेन कर लिया। मान लो कि उसने हाथ ऊपर कर लिए और वो हाथ बहुत देर तक ऊपर किया रहेगा। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब पेशेंट इस तरीके से बिहेव करेगा कि वो अब नॉर्मल पॉस्चर जो कि एक नॉर्मल इंसान मेंटेन करके नहीं खड़ा रह सकता। अगर तुमको कोई बोले वो जो डिफरेंट आसन्स होते हैं या योगा में डिफरेंट पॉस्चर होते हैं, तो अगर मान लो कोई टफ वाला पॉस्चर है या टफ वाला कोई योगा आसन है, उसको बहुत देर तक मेंटेन करके रखना है। शीर्ष आसन में अगर मरीज है तो शीर्ष आसन में ही रह जाएगा, तो उसको कहते हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वो उस पॉस्चर को बहुत देर तक मेंटेन करेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि ये मैम क्या क्या चीजें बता रही है, मगर तुम ये सारी चीजें ऑब्जर्व करोगे खुद जब तुम्हें साइकेट्रिक पोस्टिंग मिलेगी, जब तुम्हें साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जाने का मौका मिलेगा, तो ये सारी चीजें जो भी टर्म्स मैंने आज तुम्हें बताए हैं, ये सारे टर्म्स तुम बहुत अच्छे से मरीज में देख पाओगे। तो दैट इज वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद आते हैं इकोप्रैक्सिया। देखो 2 वर्ड है, इकोप्रैक्सिया, इकोलैलिया। ये दोनों वर्ड आपके एग्जामिनर आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पूछेंगे। तो इकोप्रैक्सिया क्या होता है, इकोप्रैक्सिया का मतलब होता है, या एकोप्रैक्सिया हम कह सकते हैं, उसका मतलब ये होता है फेशियल एक्सप्रेशंस, या है एकोप्रैक्सिया का मतलब ये होता है कि हम किसी भी एक्शंस को या फेशियल एक्सप्रेशन को इमिटेट कर रहे हैं। इमिटेट कर रहे हैं मतलब किसी की नकल उतार रहे हैं। अगर तुम मेरी नकल उतारोगे या मेरे एक्सप्रेशंस की नकल उतारोगे, मेरे एक्शंस की नकल उतारोगे, तो वो कहलाएगा एकोप्रैक्सिया। एकोलैलिया, एकोलैलिया दूसरा वर्ड है जिसका मतलब ये होता है ऑटोमेटिक और इनवॉलेंटरी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स
और फ्रेजेस स्पोकन बाय समवन एल्स। अगर मान लो हम कोई वर्ड बोला, मैंने कोई वर्ड बोला, उसको तुम रिपीट कर रहे हो, उसी चीज को बार बार बोल रहे हो, या कोई आवाज मैंने निकाली, उसी आवाज को कोई तुम दूसरा निकाल रहा है, तो उसको हम इकोलैलिया में बोलेंगे। इकोप्रैक्सिया मतलब एक्शंस रिपीट करना, इकोलैलिया मतलब वर्ड्स रिपीट करना, साउंड रिपीट करना, रिपीटेटिव मैनर में उसको करते रहना। तो ये आपका मरीज में आपको देखने के लिए मिल सकता है। आप बोलेंगे क्या नाम है तुम्हारा, तो बोलेगा नाम है क्या, या ना क्या नाम है, क्या नाम है, बार बार उस चीज को रिपीट करेगा, तो वो आपका इकोलैलिया में आएगा या इकोप्रैक्सिया में आएगा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है आपका कन्वर्जन और डिसोसिएटिव साइंस। कौन कौन से होते हैं? स्यूडो सिजर्स। स्यूडो सिजर्स का मतलब होता है, स्यूडो वर्ड जहां पे आ गया मतलब उसका मतलब झूठा है नहीं, वो बस बोला जा रहा है। तो स्यूडो सिजर्स मतलब वो ऐसा झटका शो करेगा कि उसको झटके आ रहे हैं मगर वो झूठे झटके होंगे, तो वो होगा स्यूडो सिजर्स। फिर आते हैं पोजेशन स्टेट। पोजेशन स्टेट का मतलब होता है कि तुम नॉर्मल भाषा में तुम गाँव में सुने होगे कि उसके ऊपर देवी माता आ गई। देवी माता आ गई मतलब या उसके ऊपर भूत चढ़ गया, या उसके ऊपर राक्षस आ गया। ये सारी चीजें हम नॉर्मल वर्ड्स में सुनते हैं। तो वो ऐसा बिहेव करेगा कि उसके ऊपर किसी चीज का साया है, पॉजेस्ड है वो, तो दैट इज कॉल्ड एज पोजेशन स्टेट। उसके बाद कंपल्सिव एक्ट्स और रिचुअल या हैबिट्स को रिपीट कर रहा है। अगर मान लो कि उसको दिन में 2 बार नहाना सिखाया गया है कि नहाना हमें बॉडी को साफ करता है, तो वो चीज वो 4 बार रिपीट करेगा। तो ये सारी चीजें हमें उसमें देखनी है। उसके बाद लास्ट आ रहा है, देखो लास्ट पे हम आ चुके हैं। लास्ट हमारा आ रहा है हेल्यूसिनेटरी बिहेवियर। हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है कि मरीज को वो चीज दिख रही है, वो चीज सुनाई दे रही है, वो चीज वो फील कर रहा है जो कि नॉर्मल इंसान को नहीं दिखाई दे रही, नहीं सुनाई दे रही और नहीं फील हो रही, तो उसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब हो सकता है कि वो नॉर्मली बैठा है, तो अगर मैं हेलुसिनेट करूंगी तो नॉर्मल मैं किसी को भी देख के स्माइल करने लगूंगी। मैं सामने कोई भी नहीं खड़ा है, कोई भी नहीं खड़ा है, पर हम उसको देख के स्माइल कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं बॉलीवुड में जिसमें हेलुसिनेशन बहुत साफ साफ दिखाया गया है। तुम उसको भी ऑब्जर्व करके तुम पता कर सकते हो। या तुम देखोगे कि मरीज बैठा है अकेले में और किसी ना किसी से बातें कर रहा है कि नहीं यार ऐसा ऐसा, तुम सामने देखोगे कोई भी नहीं है वहां पे, तो इसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन। तो हम ये सारी चीजें देखेंगे मरीज में, और ये सारी चीजें जितनों के बारे में मैंने बताया है वो सारी चीजें आती हैं आपकी जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर में। वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो चुकी है, तो मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूंगी, और इस मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को हम आगे भी कवर करेंगे। अगर जाहिर सी बात है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप जरूर आगे की वीडियोस भी बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बुक कॉपी लेके देखेंगे, पेन पेंसिल उठा के देखेंगे और वीडियो जरूर देखेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए, और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो और चीजें समझ में आई हो। और मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा ऐसा वर्ड था, कौन सा ऐसा टॉपिक था जो मैंने शायद लिया और आपको समझ में नहीं आया, तो उसके बारे में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।